नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ नानू ताली। कृषि जगत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारी प्रस्तुति एवं चर्चा का मुख्य विषय है साइंटिफिक काव फार्मिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। काव एक प्रकार की मछली है जिसे वैज्ञानिक तरीके से तालाबों, पिंजरे या रेसवे में व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पाला जाता है। यह एक प्रकार का नियंत्रित जलीय कृषि है जिसे जलीय कृषि के सबसे पुराने और व्यापक रूप से प्रचलित प्रकारों में से एक माना जाता है। इस प्रकार आज के इस विषय से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और विषय के प्रति जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन मिश्रा सर जी, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट KVK ईस्ट कमिंग अरुणाचल प्रदेश। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस फिश फार्मिंग, ये जो कार्प फार्मिंग है, इसके बारे आप बता दीजिए कि ये होता क्या है, कार्प क्या होता है सर? मछलियों में कार्प बोला जाता है ऐसी मछलियाँ जिनके मुंह में दांत नहीं होते। मछलियाँ दो प्रकार की होती हैं, मैं अपने मत्स्य पालकों को बताना चाहूँगा। एक तो ऐसी मछलियाँ जिनके मुंह में दांत होते हैं और जिसके मुख मीन्स जो उनका जो जबड़ा है उसमें अगर दांत नहीं है, टीथ नहीं है, तो वो कार्प्स की कैटेगरी में आती हैं। फिश हैविंग जॉ विदाउट टीथ दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्प। ठीक है, इसलिए उनको कार्प बोला जाता है। उनका मुख तो है पर उसमें दांत नहीं है, तो इसलिए उनको कार्प बोला जाता है। और कार्प में हमारे 3 जो स्वदेशी प्रजातियां हैं, सिल्वर कार्प, ये कतला, रोहू और नैन। कतला को भाकुर बोलते हैं, रोहू को आप सब जानते ही हैं, लैबियो रोहिता, और नैन को सिरहनस मृगाला भी बोलते हैं, नैन भी बोलते हैं, नैनी भी बोलते हैं। तो ये 3 हमारी स्वदेशी प्रजातियां हैं जो कार्प कल्चर में उपयोग की जाती हैं। और 3 विदेशी प्रजातियां हैं, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है और कॉमन कार्प है। इन प्रजातियों को मिला के हम 6 प्रजातियों को मिला के हम एक साइंटिफिक वे में कार्प पालन करते हैं, तो उसको हम संगठित मत्स्य पालन बोलते हैं, कंपोजिट कार्प कल्चर बोलते हैं। जी सर। इसका एक रेशियो है, जैसे इसमें आपका तीनों वैरायटियों में एक वैरायटी जो है ऊपर की लेयर में रहती है, एक बीच की लेयर में रहती है, एक बॉटम की लेयर में रहती है, तो आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है इनका। अच्छा सर, ये 6 के 6 प्रजातियां। हाँ, तो कोई कंपटीशन नहीं रहता है। अच्छा। तो क्या होता है, सरफेस वाली सरफेस में रहेगी, कॉलम वाली बीच में रहेगी, मिडिल वाली मिडिल में रहेगी। तो जो तालाब का पूरा इन्वायरमेंट है, पूरा स्पेस है, उसका फुलर यूटिलाइजेशन होता है। जो तालाब की एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी होती है, खाने का सामान होता है अलग अलग स्टेटा में, तो मछलियां उसका उपयोग करके पूरा फुल उपयोग करती हैं उसका, और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अब रही बात साइंटिफिक करने की, किसी भी फार्मिंग को अगर आप वैज्ञानिक विधि से करते हैं तो जाहिर तौर पर उसमें मुनाफा ज़्यादा होता है। तो साइंटिफिकली अगर हम वैज्ञानिक विधि से कार्प का कल्चर करते हैं तो दैट इज साइंटिफिक कार्प कल्चर। और मैं किसान भाइयों को आह्वान करूंगा कि बहुत अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से करके, साइंटिफिक ढंग से करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसलिए साइंटिफिक कार्प कल्चर को ही प्रेफर करना चाहिए। जी सर, मैं एक और ये सवाल तो मैं ऐड करना ही चाहती थी कि साइंटिफिक फार्मिंग, इसमें साइंटिफिक शब्द का यूज़ किया गया है, जो वैज्ञानिक तरीके होंगे इसमें कुछ शायद, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता दीजिए। वैज्ञानिक तरीके ये हैं कि सबसे पहले हमको अपनी जो साइट है उसका चुनाव हमें करना चाहिए। उसका भी, उसके लिए भी साइंटिफिकली हमको जाना चाहिए। जैसे नॉर्मली किसान भाई क्या करते हैं कि दूर दराज एरिया में तालाब बना लेते हैं, वहाँ पे इजिली एसेसिबल नहीं होता एरिया, वो खुद भी नहीं डेली जा सकते हैं, तो कोई एक्सपर्ट को बुलाएंगे तो वो भी इजिली नहीं पहुँचेगा, तो वो भी वहाँ जाने के लिए थोड़ा आलसी करेगा। खुद भी जाने में किसान आलसी करेगा। इसलिए भूमि का चयन जो करें, जो साइट सिलेक्शन करें, वो ऐसी जगह पर करें कि इजीली एसेसिबल हो, रोड साइड में हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो, कनेक्टिविटी हो,
और लाइट का भी आवश्यकता पड़ने पर पंप लगाने के लिए और मोटर लगाने के लिए अगर लाइट की भी, बिजली की भी व्यवस्था है तो वो भी बहुत अच्छा है। नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो डीजल चालित मोटर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर है तो बहुत अच्छा है। तो ये सब तरीकों का उपयोग करके आप, एक तो साइट सिलेक्शन हो गया जी, साइट सिलेक्शन के इसमें बिजली वाले भी आप बता दीजिए, बिजली की उपयोगी कैसे होते हैं, इसके प्रयोग क्यों? बिजली की उपयोगिता ऐसे होती है कि तालाब के पानी में कभी कभी अचानक हमको पानी को रिफिल करना है उसी में जी, या अचानक ऑक्सीजन डिप्लेट करने लगती है तो उसी पानी को रिसाइकिल करके उसी में गिराते हैं हम, तुरंत रेमेडी देने के लिए, उसको ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। जी सर, इसका मतलब मैं आपसे मैं रोकना चाहूँगी, सब में श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो साइंटिफिक शब्द में यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो इसमें क्या है कि जो साइंटिफिकली जो फार्मिंग है ना, आप उसको थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए कि लोगों को समझ आए कि ये होता कैसा है एग्जैक्टली। जरूर पहले जैसे आपने साइट के बारे में बताया, और उसके बाद क्या इसमें लाइट नेचुरल लाइट जो सन से आती है, सूरज से आती है, ये काफ़ी नहीं रहते हैं क्या? इस तरह से आप बता दीजिए। नेचुरल लाइट पर्याप्त होती है जी, और हमारा अरुण, ये मधुमेह देश हमारा अरुणाचल, अरुण का आंचल है। तो यहाँ पे लाइट का कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी क्लाउडी हो जाता है वेदर, वैसे टाइम में ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मछलियों को मरने से बचाने के लिए अगर लाइट की व्यवस्था है, प्रबंधन है, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, उसके और तरीके हैं उसको सबसाइड करने के लिए। तो एक तो ये है। दूसरा, जो नेचुरल लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आती है। तो जो सनलाइट है, तो सनलाइट यहाँ में प्रॉपर मिलती है, इसलिए जो फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन है अच्छा होता है, अकॉर्डिंगली जू प्लैंक्टन का प्रोडक्शन होता है और मछलियाँ हमारी अच्छी बढ़ती हैं। अब रही बात वैज्ञानिक विधि से करने की, तो जैसा हमने बताया कि आपका जो ये है भूमि का चयन, स्थल का चुनाव कैसा होना चाहिए, रोड से एसेसिबल होने से बहुत अच्छा है ना, आपका आने जाने का तो एटलीस्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम भी इजीली पहुंच सकेंगे, कुछ इनपुट डालना है तो वो भी इजीली पहुंच सकेगा। तीसरा ये है कि जो मेरा मटेरियल निकलेगा हार्वेस्ट करने के बाद में, वो भी हम मार्केट तक इजीली पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा श्रम की ज़रूरत नहीं होगी, टाइम कंजम्पशन कम होगा, फ्रेश अलाइव कंडीशन में पहुंच जाएगा, एसेसिबिलिटी होगी तो, रोड एसेसिबिलिटी होगी तो, इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। दूसरा, फिर स्थल चयन के बाद आता है कि हम चुनाव कैसे करें, कौन सी मिट्टी उपयोग में हमको लानी चाहिए बनाने के लिए। तो नॉर्मली मैदानी क्षेत्रों में सलाह दी जाती है कि जो हमारा क्लेई लोम मिट्टी है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जल धारण की क्षमता अच्छी होती है, उसमें हम मछली तालाब का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अरुणाचल की कंडीशन में ग्रेवेल्ड और स्टोन युक्त सैंडी सॉइल है, तो ऐसे में पानी कम रुकता है, तो ऐसे में स्टोन पिचिंग करके तालाब का निर्माण कर सकते हैं। पॉलीथीन का लाइनिंग करके तालाब का निर्माण कर सकते हैं। रेसवेज बना सकते हैं। रेसवेज किस टाइप का? रेसवेज होता है कि एक सीरीज में हम टंकी बना लेते हैं और एक तरफ से पानी आते रहता है, दूसरे तरफ से निकलते रहता है, और उस पानी को हम रिसाइकिल करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, सीमेंटेड तालाब बना सकते हैं और अर्दन बना सकते हैं, जहाँ में पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहीं कहीं अच्छी है तो आप अर्दन में जा सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं। और अगर मिट्टी वाला नहीं रुक रहा है तो पॉलीथीन की लाइनिंग वाला कर सकते हैं, वो भी काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो ये इस टाइप से तालाब का निर्माण हो गया। अब तालाब के निर्माण में फिर वैज्ञानिक विधि में ये है कि उसमें अच्छे से प्रॉपर प्रबंधन करना है हमको मछली डालने से पहले, कि उसमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से रिलीज हों। इसलिए उसके तालाब की जो तलहटी है उसकी जुताई करनी है, उसमें मैन्योरिंग करना है, गोबर की खाद डालना है, और कुछ सप्लीमेंट्री फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं। यूरिया है, एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, थोड़ी थोड़ी मात्रा इसकी भी उपयोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में गोबर डालने के बाद में हमको चूने का भी उपयोग करना चाहिए। चूना लाइम जो होता है, एग्रीकल्चरल लाइम, उसका उपयोग करके और पानी को भरा के फिर उसमें हमको अंगुलिका का संचयन करना है। साइंटिफिकली ये है कि मैदानी क्षेत्रों के लिए जो अंगुलिका की संख्या है वो 4 से 6,000 रिकमेंड की जाती है। कहीं कहीं पे लोग 6 से 8,000 डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन स्लाइटर कोल्डर होता है मैदानी क्षेत्रों से, तो उसमें क्या होता है कि
उसकी संख्या बढ़वार कम होती है, तो बढ़वार कम होती तो उसकी मछलियों की संख्या को, अंगुलिका की संख्या को बढ़ा के हम उतना ही उत्पादन ले सकते हैं। तो इसलिए उसको अगर हम 8,000 से 10,000 कर लेते हैं अंगुलिका की संख्या को, तो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा होता है। तो ये संचयन की बात हो गई कि कितना संख्या रखनी है। दूसरा प्रकार हमको पूरा तालाब का उपयोग हो, फुल स्पेस यूटिलाइजेशन हो, फुल ऊर्जा का उपयोग हो, तालाब में अवेलेबल जो एनर्जी है, और आल नीचे जो है, जो हर स्टेटा है उसको उपयोग में लाने के लिए हमको या तो 3 वैरायटी मिल रही तो 3, आपका कतला, रोहू, नैन जो हमारी स्वदेशी प्रजातियां हैं, 6 मिल रही तो 6, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, इनको मिला के हमको अपने तालाब में संचयन करना चाहिए। उससे प्रोडक्शन अच्छा होता है। और सब मिला के जब मछली पालन करते हैं सारी वैरायटियों को, तो इसको कार्प पॉलीकल्चर बोलते हैं या कंपोजिट फिश कल्चर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाला लेयर है उसका जो भोजन है तालाब में नेचुरली, उसको ऊपर वाली मछली खाती है, सरफेस फीडर, कालम वाली जो मटेरियल है उसको बीच वाली खाती है, और नीचे वाली। तो तालाब में कहीं पे भी ना ज़्यादा होगा और ना कम होगा, और अच्छा उत्पादन होगा। अच्छा सर, ये उसके लिए आपने कहा कि इसमें लेयर बाय लेयर होता है, तो इसमें क्या कुछ आयरन वगैरह कुछ उसके बाउंड्री सेट किया जाता है? नहीं, कोई बाउंड्री सेट करने की वो अपने आप में ही सर नेचुरली उनकी बाउंड्री सेट करने के लिए क्या होता है कि इनके जो मुंह की पोजीशन है उसी आधार पर इनको डिफाइन किया गया है कि ये सरफेस फीडर है, ये कॉलम फीडर है, ये बॉटम फीडर है। जो सरफेस फीडर मछलियां होती हैं उनके मुंह का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अच्छा। जो मुंह का पोजीशन होता है, मीन्स जो लोअर जा होता है वो उभरा हुआ होता है, और अपर जा थोड़ा स्मॉल होता है। अच्छा ना, तो उनका मुंह खाली सरफेस में खाने के लिए सूट करता है। अच्छा। तो वो सरफेस का जो मटेरियल है, तो वो सरफेस वाली मछलियाँ यूज करेंगी। फिर जो बीच वाला मटेरियल है, भोजन पदार्थ है, उसको बीच वाली मछली यूज करेगी। जो कॉलम फीडर है उसका मुंह बीच में होता है। अच्छा। फ्रिंज लीफ होते हैं और मिडिल में उनका माउथ पोजीशन होता है। सर, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि ऊपर वाले सरफेस वाला को ही फीड करेंगे तो नीचे वाले अपने आप में ही हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो इसलिए कोई कंपटीशन नहीं होता फीडिंग के लिए। और जो बॉटम फीडर है, जैसे सरफेस फीडर का अपवर्ड होता है, वैसे बॉटम फीडर का लोअर साइड में मुंह होता है। तो वो जो बॉटम पे मटेरियल है उसको खा लेती हैं वो तलहटी में। तो इस तरीके से हमको सजेस्ट किया जाता है किसान भाइयों को कि वो हमारे किसान भाई जो है वो 3 प्रकार की मछलियों का चयन करें और पालन करें। तो इससे पूरे तालाब के जो स्पेस है, स्थान है, उसका भी उपयोग हो जाता है, और जो ऊर्जा रहती है इन द फॉर्म ऑफ प्लैंकटन एंड अदर एनर्जी सोर्सेस, तो उसका भी हमारा किसान भाई मछली के द्वारा पूरा उपयोग में ले आते हैं, और उससे किसानों को अधिक मुनाफा होता है। जी सर, और थैंक यू सो मच। एक और सवाल थी कि इसके लिए ये जो फार्मिंग है, इसके फॉन्ड क्या नेचुरल फॉन्ड पे भी किया जा सकता है सर? ये मेरी अपनी सवाल है। नेचुरल पॉन्ड में जो नेचुरल पॉन्ड्स कहीं कहीं पे हैं, कम्युनिटी फिश पॉन्ड्स एक हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। एक इजाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें हम लोग एक प्रबंधन करके जो कम्युनिटी बेस पे कुछ तालाब हैं, गाँव में लोग रहते हैं, जैसे पहले मैदानी एरियाज में भी लोग रखते थे, यहाँ पे भी रख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरा गांव का तालाब होता है वो। अच्छा। कम्युनिटी फिश पॉन्ड बोलते हैं। उसमें आराम से कर सकते हैं। वो नॉर्मली नेचुरल ही होता है, बहुत पुराने दिनों का तालाब है, वो नया नहीं है। तो उसमें सब मिलके मछली डालते हैं, और पूरा जो उसका प्रोड्यूस आता है, पूरा गांव, पूरा बस्ती मिलके उसको बांटता है। तो उसमें भी कर सकते हैं, नेचुरल में भी कर सकते हैं। नेचुरल में ये है कि थोड़ा सा हमको केयर करने की ज़रूरत होती है। और जो बड़े तालाब हैं उसमें अगर ज़्यादा बाहर से पानी आने का जरूर है, खतरा है, या वो, तो उसमें हम केज डाल सकते हैं, जैसा आप आगे में इंट्रोड्यूस करते समय बता रही थी। तो केज कल्चर कर सकते हैं, पेन कल्चर कर सकते हैं। तो बहुत सारी विधाएं हैं, उसको उपयोग में लाके, और नेचुरल जो तालाब हैं, झीलें हैं, उसमें भी हम मछली उत्पादन कर सकते हैं। जी सर, और एक और सवाल थी कि इसके रोपाई, सिंचाई और हार्वेस्ट की जो प्रक्रिया है, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। रोपाई मीन्स आपका जो बीज संचयन है जी, ये नॉर्मली जो हमारा मानसून सीजन है उसमें किया जाता है। अच्छा। मानसून सीजन आपका जून जुलाई अप टू अगस्त, यहाँ में स्टॉकिंग के लिए बेस्ट वो माना जाता है जी। तो उसमें आप इसका संचयन कर सकते हैं अंगुलिका का। अच्छा। पहली चीज। दूसरा ये है कि अंगुलिका का साइज अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए बीज, अच्छी
हैचरी से हमको लेना है, अच्छा। गवर्नमेंट सर्टिफाइड एजेंसी से अगर मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है। जी सर। तो इस तरीके से बीज का जैसे भी चयन पहचान महत्वपूर्ण करनी है, चाहिए, हाँ। वैसे ही आपका जो आपूर्ति करता है, जो सप्लायर है, सीड सप्लायर है, जी। उसकी गुणवत्ता और उसकी विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है अच्छे उत्पादन के लिए। तो बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, जी फसल सर, अच्छी होगी तो मुनाफा अच्छा होगा। सर, इसी सीधी सी बात है। तो ये इसलिए जून जुलाई में हमको स्टॉक करना है, संचयन करना है, अच्छी हैचरी से, प्रमाणित हैचरी से फिश सीड लेना है, विश्वसनीय फिश सीड लेना है, जी सर। अंगुलिका के आकार का लेना है, ज़्यादा छोटा नहीं लेना है, नहीं तो मरने का खतरा रहता है। जी सर। और उसके बाद एक हम किसान भाइयों को अपने बताने चाहेंगे, हमारे किसान भाई यहाँ में स्पेशली इन अरुणाचल मैंने देखा है कि या तो नोइंगली अननोइंगली थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं। सीड ले आएंगे मेहनत से गाड़ी में रख के, सप्लाई उनको दे देगा लाके, कभी कभी सप्लायर ऑन साइड दे देता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं और उस सीड को रिलीज करते समय हमको विशेष ध्यान बरतना होता है। अच्छा। जैसे जब हमारा मत्स्य पालक अंगुलिका को लेके आता है दूसरी हैचरी से, तो वहाँ का जो पानी का तापमान है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो एकदम अलग होती है। और यहाँ पे हम अपनी जगह पे ले आते हैं तो अलग होती है। मछली वहाँ के लिए अनुकूलित होती है। तो थोड़ी देर के लिए अनुकूलन के लिए जो हमारा फिश पैकेट होता है, जिसमें पैकेट में फिश सीड पैक होता है, उस पैकेट के मुंह को बिना खोले अनुकूलित करना है। अनुकूलन के लिए हमारे किसान भाई को 10 से 15 मिनट का सिर्फ धैर्य रखना है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। और उस पैकेट को उसी पानी में जहाँ में संचयन करना है, स्टॉकिंग करना है, वो पैकेट को लाके उस तालाब में डाल देना है। अच्छा। बिना मुंह खोले उसका रख देना है। डाल देना है मीन्स रख देना है। और तब तक अपने परिवार से, अपनी बेटी से, अपने बच्चे से चाय मंगा के पीना है, अपनी यात्रा के बारे में बताना है। 15-20 मिनट आराम से गुजर जाएंगे। जी सर। और 15-20 मिनट के बाद में उसका मुख को धीरे धीरे खोलना है और हाथ से उसका पैकेट का मुंह खोलने के बाद में थोड़ा अपना जो तालाब का पानी है अंदर की तरफ पुश करना है और पैकेट का पानी को बाहर जाने देना है। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर लगभग इक्वल हो जाएगा। जो पैकेट में पानी है उसका तापमान और जो आपका तालाब का पानी है उसका तापमान, तो मछली को शाक नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम साधारण भाषा में बताएं किसान भाइयों को कि कोई बहुत देर से एसी में बैठा है और बाहर बहुत देर से धूप है, तो अचानक जाता है तो उसको एक शॉक फील होता है। ऐसे ही हमारी मछलियों में भी होता है। उससे बचाने के लिए अगर आप अनुकूलित कर लेते हैं तो मछलियाँ हमारी मरती नहीं है। नॉर्मली अरुणाचल में टेंडेंसी है, किसान लाएगा, वेट करेगा नहीं और खट से मछली डाल देंगे और सुबह फिर रिपोर्ट करेंगे सप्लायर को और एक्सपर्ट को, साहब हमने मछली तो डाला लेकिन सब तो ऊपर आ गया सुबह में। तो उनका 80% 90% मछली का बच्चा मर चुका होता है और नुकसान की स्थिति में होते हैं। जैसा कि हमने बताया, कुछ अतिरिक्त पैसा नहीं लगना है, जस्ट पेशेंस की ज़रूरत है और थोड़ा सा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। वो करने से आपका मछली का बच्चा मरेगा नहीं और स्वस्थ रूप से आपके तालाब तक पहुंच जाएगा। फिर वहां उसको खिलाते पिलाते रहिए और अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसका निष्कर्ष तो यही हुआ कि सर कि सिंचाई रोपाई करते समय ध्यानपूर्वक करना चाहिए और थोड़ा धैर्य से, और उसके बाद थोड़ा उसको टेम्परेचर को अनुकूलित करना चाहिए। अनुकूलित करना चाहिए। जो मछलियाँ आती हैं उनको अनुकूलित करके ही डालना चाहिए। फिर रही बात, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये मत्स्य बीज संचयन हो गया। मत्स्य बीज संचयन के बाद बात आती है खाना खिलाने की। जी सर, सिंचाई तरह की ना, भोजन की। तो सिंचाई तो ये हो गया कि जैसे फसलों में सिंचाई करते हैं, लेकिन मछली में सिंचाई का जरूरत नहीं होता, ऑलरेडी पानी होता है। जी सर। तो वो पानी को लेके हम जो है, पानी ऑलरेडी होता है, जब कम होता है तो 15 दिन में, 1 महीने में हम पानी को उसमें डालते हैं तालाब में कि कम ना होने पाए। लगभग 1 मीटर 1.25 मीटर तक पानी की समुचित व्यवस्था करके रखते हैं हम तालाब में। उससे मछलियाँ एक अच्छे माहौल में रहती हैं, अच्छा इन्वायरमेंट बना रहता है। वो ऑप्टिमम लेवल है, डेप्थ लेवल है पानी का, उतना लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से तो नीचे जाने नहीं देना है पानी को। तो उतना तालाब में पानी के लेवल को मेंटेन करके रखना है। उसको मेंटेन करने में अगर पानी कम हो रहा है तो बीच बीच में हमको पानी डालते रहना है। पानी का कलर अगर चेंज हो जा रहा है, गर्मी ज़्यादा हो गई, एल्गल ब्लूम आ गए, तो उसके लिए पानी को थोड़ा रिप्लेनिश कर देना है और चूने का उपयोग करते रहना है। हर मंथ में हमको चूना थोड़ा थोड़ा डालना है। 300 से 500 किलोग्राम
चूना, वो पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपर्ट की राय लेके अपने तालाब का पीएच की जांच करवा के हमारे मत्स्य पालक चूने की उपयोगिता अपने तालाब में कर सकते हैं। उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिलीज अच्छा होता है, मछलियों में बीमारी कम लगती है और चूने की वजह से कैल्शियम की आपूर्ति भी हमारी मछलियों को होती है। जैसे हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में एक पंप काम करता है, हमारी मसल्स काम करती हैं, वैसे मछलियों में हमेशा वो स्विम के मोड में रहती हैं। तो स्विमिंग के लिए मसल्स उनकी काम करती हैं, तो उसमें कैल्शियम, सोडियम और ये मैग्नीशियम और सोडियम पंप काम करता है। तो कैल्शियम की भी सप्लीमेंट चूने से हो जाता है उनको खाने के अलावा, तो वो भी एक फायदा करता है चूना। इसलिए चूने का भी उपयोग उतना ही महत्वपूर्ण है तालाब में। किसान भाई डरते हैं कि चूना डालने से मछली मर जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि दवा से बीमारी ठीक होता है, ना कि दवा से बीमारी होता है, लेकिन यही है कि उसी दवा का जब हम उपयोग एक्सेस में करेंगे तो वो हमारे लिए घातक हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। ऐसी चूने को एक्सपर्ट की राय लेके जो वांछित मात्रा है, जो ऑप्टिमम अमाउंट है, उसको ही यूज करना है। अदरवाइज अति तो सर्वत्र वर्जित है, अति सर्वत्र वर्जित है, अति हर जगह वर्जित है, तो ज़्यादा तो ठीक नहीं है। तो इसलिए साइंटिफिकली इसीलिए हम बता रहे हैं कि चूने का उपयोग करना। नॉर्मली 300 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चूने को अगर हम 10 स्प्लिट डोज में डिवाइड कर लें तो 30 से 50 किलोग्राम चूना हुआ प्रति मंथ। अच्छा ना, पर मंथ कितना यूज करना है, उसी को अगर हम 30 से 50 किलोग्राम चूना 1 हेक्टेयर के लिए हम यूज कर लेते हैं तो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके तालाब का माहौल, पानी का जो है, जो वातावरण है, वो अच्छा रहेगा और मछलियों की बढ़वार अच्छे से होती रहती है। न्यूट्रिएंट रिलीज भी अच्छा होता है और रोकथाम में भी बहुत मदद करता है चूना। सर, एक और सवाल थी कि सिंचाई की जो बात हो रही थी हमारे बीच, इसमें यह था कि उसकी फीडिंग की जो प्रोसेस है, दिन में कितना खाना खिलाया जाना चाहिए उसको, कि और कैसे पता चलता है कि उनको भूख लग रही है इस तरह से? जैसे हम लोग आपका ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ऐसे मछलियों में भी ज़रूरत होती है उनको, जो उनका वजन होता है शरीर का, उस शरीर के वजन का 4 से 6%, 4 to 6% बॉडी वेट के हिसाब से उनको खाना देना चाहिए। उसको एक बार में नहीं देना है, उसको 2 डोज में डिवाइड कर लेना है। उसके लिए तरीका है कि मत्स्य अंगुलिका का संचयन करते समय हमको, जैसे 10 अंगुलिकाएं हैं, उसका एक एवरेज वेट ले लेना है। अच्छा, एक अंगुलिका का वजन सपोज 2 ग्राम है, तो हमने 6000 अंगुलिका डाली, तो उसको हम 2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6000 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 हो जाएगा। जी जी जी। अब 12000 का आप 4 से 6% आप निकाल लीजिए, उसको 2 डोज में डिवाइड करना है। जो 6% आएगा उसको 2 भाग में डिवाइड करना है। आधी मात्रा को सुबह में देना है और आधी मात्रा को शाम को देना है। सुबह में देना है सनराइज के बाद और 8 बजे के पहले, ज़्यादा धूप होने से पहले और सनराइज के बाद। शाम को देना है सनसेट से बिफोर सनसेट। तो सुबह वाला जो मौसम होता है उसको डॉन बोलते हैं, जब सूर्य देवता निकल रहे होते हैं तो ना, और शाम को डस्क बोलते हैं, जो सूर्यास्त हो रहा होता है। तो उस टाइम में देने से हमारी मछलियों की ग्रोथ अच्छी रहती है। 4 से 6% देना है, स्प्लिट डोज में देना है। और देने के लिए भी तरीका, एक तो हम स्प्रेड कर देते हैं अगर पेलेटेड फीड है तो, और अगर वो नहीं है तो हमारे किसान भाई लो कास्ट फीड मटेरियल साइंटिफिकली बना सकते हैं। उसमें आपका आयल केक है, मस्टर्ड आयल केक है, और ये आपका ग्राउंड नट केक है, और सोयाबीन केक है, सोयाबीन आयल केक है। इसको आधी मात्रा और आधी मात्रा राइस पॉलिश की लेके दोनों को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सप्लीमेंट के रूप में मिलाते हैं। उसको डॉब बना लेते हैं, लोई बना लेते हैं आटे की तरह गूंद के, और उसकी छोटी छोटी बाल बना के और एक ट्रे को लटका के रखते हैं एक कोना में। उसमें हम उसको रख देते हैं और वहाँ मछलियों की हैबिट हो जाती है और वो आके खाती रहती है। उसे ट्रे में देने से क्या होता है कि उसमें पता भी चलता है कि हमको डोज सीजन के हिसाब से कितना चेंज करना है। साइंटिफिक कल्चर में अगर हम ट्रे में दे रहे हैं तो ट्रे फीडिंग से फ़ायदा ये होता है कि जितना ज़रूरत है मछली को उतना खाएगी। अगले दिन अगर आप आके देख रही हैं कि पूरा बॉल बचा हुआ है तो मात्रा को हमको रेगुलराइज करने की रेगुलेट करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है जितना ज़रूरत है। और पूरा यूज हो गया है तो एक आध बाल हमको आगे दिन बढ़ा लेना है, तो जब तक बढ़ाना है जब तक बचने ना लगे। तो इस वजह से हम अपना उसको मेंटेन करके भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं साइंटिफिक वे में। तो इससे क्या होता है कि सीजन के हिसाब से मछलियों की डिमांड बढ़ती रहती है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है।
तो सीजन के हिसाब से फीडिंग की क्वांटिटी चेंज होती है। अच्छा, गर्मी में अलग फीडिंग होगा और ठंडी में अलग फीडिंग होगा। नॉर्मली मनुष्यों में क्या है कि ठंडी में ज़्यादा खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं और गर्मी में कम, लेकिन मछलियाँ इसके इतर हैं। अच्छा, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा होता है और डिमांड उनकी ज़्यादा होती है अच्छा फीड की। जी, उस टाइम ग्रोथ भी उनकी ज़्यादा होती है गर्मी के दिनों में। इसलिए गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा खाने की समुचित व्यवस्था रखनी है और उससे हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ होता है। जी सर। एक और सर, हार्वेस्ट के बारे में भी थोड़ा बताइए। हार्वेस्ट के बारे में ये है कि साइंटिफिकली हार्वेस्ट करना है, पानी को थोड़ा कम करके, और मैनुअल हार्वेस्ट करना है। कम करने के लिए नीचे जो गेट बने होते हैं साइंटिफिकली, नीचे उसमें पाइप लगा होता है तालाब में। हमने आगे ही आपको बताया साइंटिफिकली करने में प्रॉपर आउटलेट की व्यवस्था करनी है, इनलेट की व्यवस्था करनी है, और एक नीचे ड्रेनेज बना के रखना है कि अगर पूरा पानी निकालना है या वहाँ से पानी की मात्रा को कम करना है तो किया जा सकता है। उससे पानी को कम करके और मैनुअली जाल को चला के नेटिंग करके और अपनी मछली को हम निकाल सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हार्वेस्ट की बात तो हो गई, और उतना ही ये है कि प्रोडक्शन के साथ साथ अपने प्रोड्यूस को हम मार्केट में अच्छा कीमत ले लें। अच्छा, किसान भाई को हमारे इसका भी ध्यान रखना है, इसलिए फ्रेश कंडीशन में पहुंचाने की कोशिश करनी है मार्केट में। ज़्यादा देर नहीं करनी है, प्रोडक्शन को हार्वेस्ट करने के बाद फटाफट मार्केट में हमको ले जाना है और वहाँ पे विपणन की व्यवस्था, सेल की व्यवस्था कर देनी है। उससे फ्रेश कंडीशन में मछली सेल हो जाएगी और हमारे किसान भाई को अच्छा उसका जो है कीमत मिल जाएगा और अच्छा मुनाफा होगा। जी सर, इसी टॉपिक से, इसी विषय से जुड़े एक और सवाल थी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट शब्द भी आया है, तो एम्प्लॉयमेंट से जुड़े थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इसमें हमने आपने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अभी जो आप नेशनल लेवल पे डेटा देखेंगे तो 3 से 5% की ही आबादी को जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिल पाती है। जी बिल्कुल। बाकी दूसरे बिजनेस पे जाते हैं। पहले तो 70% के आसपास पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में थी, अभी वो लगभग 50-60% के आसपास आ गया है। तो बाकी लोग कुछ और बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो नहीं करते हैं तो कुछ बेरोजगार रह जाते हैं। तो जो हमारे अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो वो इस प्रोफेशन में आके अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। और ये रोजगार पैदा करने का मछली पालन एक बहुत बढ़िया साधन है, और इसके थ्रू कम पैसा और अधिक कमाई करके, चूंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो एक साल में ही आपका उत्पादन को, आपकी जो इनपुट है उसको लगभग 2 से 2.5 गुना तक कर देता है। 1 रुपया लगाएंगे तो आपसे करीब 2.5 रुपये तक उससे निकलेगा। तो 1 रुपये को अगर आप इनपुट मान लेते हैं तो 1.5 रुपये जैसे आपको फायदा होगा, 1.5 रुपये। तो इससे आपका मुनाफा को आप सोच सकते हैं। तो हमारा किसान भाई 1 लाख लगाएगा तो 2.5 लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा एक छोटे से तालाब में। तो इस तरीके से अधिक मुनाफा कमा के हमारा किसान भाई और हमारा जो स्कूल ड्रॉप आउट है, रूरल यूथ है, वो रोजगार सृजन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी हैं हमें। श्रोताओं, सर के साथ बातचीत से हम यह जान चुके हैं कि कार्प फार्मिंग क्या होती है, इससे लोगों में रोजगारी भी बढ़ सकती है। अर्थात हम यह जान चुके हैं कि हमारे लिए यह कितना लाभदायक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी श्रोताएं हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली होगी, उनके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, हमें प्रोत्साहन किया, हमें आत्मनिर्भर और हमें स्वनिर्माण के लिए भी प्रोत्साहन किया। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर से। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम के अंक पर साइंटिफिक कार्प फार्मिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। जाते जाते एक बार फिर बता देती हूँ कि आज कृषि जगत पर हमें जानकारियाँ दे रहे थे डॉक्टर विपिन मिश्रा सर। धन्यवाद मैडम। जी सर, धन्यवाद सर। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर, अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।